हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सभी के एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, और लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर आई बटन में भी मैं आपको दे दूँगा। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है। इसके काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो 2-3 पार्ट के अंदर आएगा। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जो ये हमारा चैनल है, यहाँ पे एक आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 159 पर मंथ देने पड़ेंगे। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। यदि फ्रेंड्स आपको इतने दिन में टेस्ट आईक्यू से कुछ भी हेल्प हुई है, आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पकड़ जो है मजबूत हो रही है, मेरी मेहनत जो है वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो रही है, तो इसको आप ज्वाइन ज़रूर करें। आप अपने सर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करें और 159 रुपये यहाँ से पे ज़रूर करें, क्योंकि अपने गुरुजी लिए थोड़ी बहुत तो गुरु दक्षिणा आप दे ही सकते हैं। तो और उसके बाद में मैं आपको थोड़े दिन बाद में यहाँ पे जो मेंबरशिप लेंगे उन स्टूडेंट के लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आऊँगा। कुछ सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ मैं आपको जो मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को वो सब्जेक्ट मिलेंगे, तो इसलिए ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और एक होती है सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं। गामा बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी। यदि मैं बात करूँ एयर के लिए, तो एयर के लिए जितनी भी वैल्यू होती हैं आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो ये होती है आपके 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। यूनिट पे आपको याद रखनी चाहिए। सीवी की वैल्यू होती है 0.718। यदि इसको आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.41, यानी कि गामा की वैल्यू जो एयर के लिए है वो 1.41 होती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यदि मैं बात करूँ एयर के लिए, वो होता है यानी कि फॉर्मूला तो Cp माइनस Cv होता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1.005 माइनस 0.718। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यानी कि Cp की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, Cv की होनी चाहिए, गामा और R की वैल्यू आपको सभी एयर के लिए याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाय। तो जैसे ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर बी टिक कर देंगे, पी वी बराबर एम आर टी, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो वी दे रखा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, ना कि सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है। एम इज़ द मास ऑफ गैस। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं पी वी बराबर एम आर टी, जहाँ पे वी क्या है वॉल्यूम, पी प्रेशर, एम मास, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर है। और यदि मैं बात करूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, पी वी के नीचे मैं एम कर दूं इज इक्वस टू आर टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वस टू आर टी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ना होके ए हो जाएगा, पी वी बराबर आर टी। इसलिए नोटेशन जो दिए हुए होते हैं उसको एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज। ड्राइनेस फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्टीम है उसके अंदर कितना वाटर है, यानी कि कितने परसेंटेज स्टीम बनी है, यानी कि वहाँ पे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन से क्वालिटी चेक करते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मास ऑफ वाटर वेपर, यानी कि मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। टोटल मास के अंदर क्या आ जाएगी? वेपर भी आ जाएगी और मास ऑफ लिक्विड भी आ जाएगा। लिक्विड यहाँ पे क्या है? वाटर है, यानी कि कितने परसेंटेज है। मान लो ये 80% है, ठीक है, ये 80 है तो 80 ये हो जाएगा और प्लस 20 वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 80% आ जाएगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या डिफाइन करता है? क्वालिटी ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ ड्राई प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर की तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं। तीनों फेज कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज को एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है
कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट टुगेदर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट तो ये पता चल गया कि जहाँ पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 273 अपन जनरली लेते हैं क्वेश्चन के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस की तो 273.15 केल्विन होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यदि मैं इसको 0.01 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 273.16 केल्विन। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और यदि मैं बात करूँ ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की, तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होता है, 611.73 पास्कल, ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू। और यदि आपको किलो पास्कल में पूछ ले तो 0.611 किलो पास्कल, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, यदि मैं बात करूँ टीएस डायग्राम की, तो ये हमारा टीएस डायग्राम होता है, ये सेचुरेटेड कर्व होता है। क्या होता है, सेचुरेटेड कर्व है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी लाइन है, एक सेकेंड, ये जो आपकी लाइन है ये है आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। यानी कि यदि मैं बात करूँ इस पॉइंट को 1 और इसको मैं 2 पॉइंट दूँ, यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। तो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन यानी कि हम कुछ हीट देंगे तब ये जो है आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता जाएगा, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, जो हमारी वेपर फेज होती है और ये जो लिक्विड फेज होती है दोनों एक जगह एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे वाटर के लिए पूछा गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये होता है आपका 374.15, कितना होता है, 374.15। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, 374 डिग्री सेल्सियस। देखिए 373 भी दे रखा है, इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है 374.15। ये तो हो गई बात टेम्परेचर की। और यहाँ पे भी यदि आपको क्रिटिकल प्रेशर पूछ ले, क्रिटिकल प्रेशर वो पहले हमने डिस्कस किया था, वो तो ट्रिपल पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल की। तो क्रिटिकल प्रेशर होता है आपके एग्जैक्ट वैल्यू होती है 221.2 बार, लेकिन आप याद रखने के लिए कितना रखोगे, 222, यानी कि 222 बार क्रिटिकल प्रेशर होता है। और यदि मैं बात करूं वॉल्यूम की, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.00317 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 0.00317 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ये होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और होती कितनी है, 8.314। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोमोल, किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। और यदि मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो वो होता है आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस सबसे कम होगा, लेकिन जिसका सबसे कम होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो फिक्स है, तो जिसका जो मोलर मास है वो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो यदि मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, ऑप्शन ए में नाइट्रोजन दिया गया है, तो नाइट्रोजन के लिए कितना होता है, तो ये होता है 14। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का भी 32 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। और यदि ऑक्सीजन की बात करूँ, एक का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर की काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल की कितनी होती है, जिसे हम बोलते हैं VRMS। तो
तो VRMS होता है आपके √3RT, √3R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है अपॉन m, √3RT अपॉन m। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ½ mv² होता है, ½ mv²। यदि मैं ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगी ½ mv²। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा और 3RUT अपॉन m। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर की जो यूनिट पावर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T। क्योंकि यहाँ पे जो पहले रूट था यानी कि हाफ पावर थी, लेकिन स्क्वायर हो गया तो सिर्फ T रह गया, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर प्रेशर। किसी भी क्वांटिटी की जो स्पेसिफिक जो पोजीशन है वो यदि हमको पता करनी हो तो वहाँ पे हमको दो प्रॉपर्टी मिनिमम पता होनी चाहिए। जैसे कि यदि मैं बात करूँ TS डायग्राम की, तो ये आपका सैचुरेटेड कर्व है। तो यदि मैं किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट मानूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी पता होना चाहिए और उसकी एंट्रोपी भी पता होनी चाहिए, या फिर हमको ये टेम्परेचर पता होना चाहिए, उसके साथ में प्रेशर भी पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑफ यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स। तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम जो है वो कितनी सुपर हीटेड है वो निकालने के लिए हमको या तो टेम्परेचर चाहिए और उसके साथ में एक क्वांटिटी चाहिए प्रेशर, तो दो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। बाकी ऑप्शन जैसे दिए गए टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है और प्रेशर है, एक एक चीज़ दिए रखी है, लेकिन हमको मिनिमम दो क्वांटिटी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन वेट स्टीम फ्लो थ्रू ए थ्रोटल वाल्व तो टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड ड्राइनेस इंप्रूव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेम्परेचर और ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि मैं बात करूँ TS डायग्राम की, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो आइसो एंथैल्पी प्रोसेस होता है, यानी कि एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ प्रेशर की, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस जो है वो एक्सपांसन प्रोसेस होता है, और एक्सपांशन थ्रोटलिंग में प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। यदि मैं बात करूँ इस पॉइंट की, ये जो आपकी लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। और यदि मैं पॉइंट P1 यानी कि ये जो P1 प्रेशर है वो ज़्यादा है और P2 प्रेशर आपका कम है। यदि मैं थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करूँ, यदि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस जाएगा तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और उसके साथ में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए टेम्परेचर जो है इधर मान लो T1 है, इधर T2 है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्रेशर तो हमेशा डिक्रीज होता ही है, लेकिन आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस के अंदर जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे यदि मैं HS डायग्राम देखूँ, जो आपका मोलर डायग्राम होता है वहाँ पे HS डायग्राम होता है। तो यदि मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो ऐसे होती है डाइवर्जिंग नेचर की। तो यदि मैं बात करूँ दो पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो पॉइंट होते हैं 1 से 2, तो यहाँ पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज बट ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द प्रेशर या फिर डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द प्रेशर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन वाटर की डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था TS डायग्राम। तो यहाँ पे मैं सैचुरेटेड कर्व बनाऊँ तो ये जो आपकी होती हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ वेट रीजन की, तो वेट रीजन जो होता है ये बीच वाला जो होता है वेट रीजन होता है, इसको हम वेट रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर और जो आपका टेम्परेचर है ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, किसमें, वेट रीजन में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट दोनों का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का ये डिक्रीज होता जा रहा है। और ये जो हमारा पॉइंट जो है हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये दोनों चीज़ यानी कि एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम इज। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वाटर के लिए जो
क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है आपके 222 बार। ये हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल प्रेशर का। तो यहाँ पे ऑप्शन यदि आप देखोगे ये 252 लिखा रखा है, ये 225 लिख रखा है, तो सबसे नज़दीक आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये 225। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद यही रखना है 222 बार ये होता है आपका क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। ये वाटर के लिए वैलिड है, दूसरे जैसे एयर हो गई या फिर कोई लिक्विड दूसरा हो गया उसके लिए अलग होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम 8। तो ये सभी को पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको केल्विन में पूछ लें तो 273 + 4 यानी कि 277। कभी कभी केल्विन में लिखा आ जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है। और मैक्सिमम होती कितनी, यदि आपको वैल्यू पूछ ले तो आपको पता होगा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो न्यूमेरिकल में हम कितना लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट ग्राम पर सीसी में देते हैं, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी लिखते हैं, तो 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एन आइडियल गैस द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है आपके PV/RT। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जेड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी गैस के लिए। यदि मैं बात करूँ आइडियल गैस के लिए तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV/RT या MRT होता है। M को मैं डिवाइड कर दूंगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, तो PV/RT होता है। तो PV/RT होता है तो आइडियल गैस के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो PV/ZRT आ जाएगा, और जेड की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर दूं तो PV/RT आ जाएगा, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ Z इज़ ग्रेटर देन 1, तो Z जो है ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब वो जो आपका फ्लूइड है वो लेस कंप्रेसिबल होगा। क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल। और यदि मैं बात करूँ Z इज़ लेस देन 1 तो वो हायर कंप्रेसिबल होगा। कैसे हायर कंप्रेसिबल, Z बराबर क्या होता है PV/RT। तो यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो Z भी ज़्यादा होगा। तो यदि Z ज़्यादा है, ठीक है, तो वॉल्यूम कंप्रेस कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो लेस कंप्रेसिबल हो जाएगा, और वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब हायर कंप्रेसिबल है, इसीलिए वॉल्यूम कम हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेम एज हीटिंग एट कांस्टेंट एंथैल्पी, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर एंट्रोपी। तो यहाँ पे आप TS डायग्राम में देखते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये आपका सेचूरेटेड कर्व होता है, ये सेचूरेटेड लिक्विड होता है इधर, और इधर होता है आपका सेचूरेटेड वेपर, और ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ये बीच का जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं वेट रीजन। वेट रीजन इसलिए बोलते हैं कि इधर जो है आपका लिक्विड होता है कंप्लीट, इधर होता है आपका स्टीम, ठीक है, वेपर। लेकिन यहाँ इस वेट रीजन में लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं वेट रीजन। तो यहाँ पे आपको वेट स्टीम के बारे में ही पूछा गया है। तो वेट स्टीम की यदि हम बात करें तो यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, बाकी जो वेट रीजन है इसमें जो आपका प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे आप चीज़ ये ड्रॉ करोगे तो ये जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपस में क्या प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेम एज हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच गैस अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एडियाबैटिक इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मोनो एटोमिक गैस होती हैं, मोनो एटोमिक गैसेस, उनका जो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो कितना होता है 1.61। और यदि मैं बात करूँ डाई एटोमिक की, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, डाई एटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.41। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मोनो एटोमिक की। और मोनो एटोमिक मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं वो यूनिट एटम में रहती है। बाकी यदि मैं बात करूँ डाई एटोमिक, यानी कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गई, ये आपकी हो गई डाई एटोमिक। तो डाई एटोमिक का कम हो जाएगा, ट्राई एटोमिक का उससे भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीलियम एक क्या है, मोनो एटोमिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए पर्टिकुलर आइडियाज गैस
आइडियल गैस होना चाहिए यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ आर इज 0.280 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.375। द वैल्यू ऑफ सी पी एंड सी वी आर रेस्पेक्टिवली इन किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ पे आपको इस गैस के लिए सी पी और सी वी की वैल्यू पूछी गई है। तो आप सभी को पता है गामा बराबर क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी, और आर बराबर होता है सी पी माइनस सी वी। तो यदि आप सी पी की वैल्यू यहाँ से पुट करो, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, गामा सी वी, और सी पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो सी पी की वैल्यू और सी वी की वैल्यू आर और गामा के टर्म में क्या आ जाएगी, तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन गामा माइनस 1 और सी पी की वैल्यू आ जाएगी गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और इन दोनों फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.280 अपॉन गामा की वैल्यू है 1.375, तो 1.375 माइनस 1 यानी कि 0.375, और यहाँ पे गामा ऊपर दे रखा है तो गामा की वैल्यू 1.375 इंटू आर की वैल्यू 0.280 अपॉन 0.375। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, सी वी की वैल्यू आ जाएगी 0.7467 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और सी पी की वैल्यू आ जाएगी 1.0267, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि पॉइंट के अंदर दे रखा है, तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 8। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कभी कभी एग्जाम में केल्विन में भी पूछ लेते हैं, तो 273 प्लस 4 डिग्री कितना हो जाएगा, 277 केल्विन, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगता तो यहाँ पे गलत लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज द प्रेशर इंक्रीजेज द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर। तो यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के साथ में टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अभी हमने सेचुरेशन कर्व देखा था टीएस डायग्राम में, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो वेट रीजन होता है यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट ए ट्रिपल पॉइंट देयर आर 3 कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज है, ये आधा ही लिखा हुआ है, 3 स्टेट ऑफ मैटर इन इक्विलिब्रियम। तो अभी हमने डिस्कस किया था ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज। एंथैल्पी क्या होती है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यदि प्रीवियस क्वेश्चन जो पुराने वीडियो यदि आपने अच्छे से देखें तो आप एंथैल्पी का आंसर आराम से दे सकते हैं। और ये यदि मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूँ तो एच बराबर होता है यू प्लस पी वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी और साथ में होता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। तो क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका टीएस डायग्राम में ज़्यादातर क्वेश्चन इस टीएस डायग्राम से सेचुरेटेड कर्व से हो जाएगा। ये जो आपका पॉइंट है ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे आप यदि देखोगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ये जो काफ़ी है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे जो वाटर है और स्टीम है यानी कि लिक्विड और स्टीम दोनों हैं वो एक ही जगह को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड फेज कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो आपका पॉइंट होता है ऐसे, तो इस पॉइंट पे जो इधर तो वेपर होती है और इधर लिक्विड होता है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बाकी पॉइंट पे देखोगे तो इधर लिक्विड है इधर वेपर है, तो एक साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों पॉइंट, ये जो लिक्विड और वेपर है वो को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। द इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर को यदि मैं इंक्रीज करूं तो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपने 11-12 में देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे कि प्रेशर कुकर के अंदर चावल जल्दी क्यों बॉईल हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर जल्दी बॉईल नहीं होगा और मैक्सिमम हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसी हीट की वजह से जो चावल होते हैं वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं। दूसरा आपने ये देखा होगा कि जो
और आपके माउंटेन होते हैं वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वहाँ पे चावल जल्दी पकते नहीं है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उतनी हीट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उससे पहले ही वो बॉईल हो जाएगा, मतलब वाटर जो है वो वेपर में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेशन टेम्परेचर टू T डिग्री सेल्सियस एज ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज सुपर हीट, एंट्रोपी, लेटेंट हीट या फिर सेंसिबल हीट। देखिए दो टाइप की हीट होती हैं, एक होती है सेंसिबल हीट, दूसरी होती है लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी कि यदि मैं बात करूँ कोई भी सब्सटेंस है या गैस है, उसका टेम्परेचर में यदि T डिग्री सेल्सियस मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से मैं 80 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करता हूँ, तो जो हीट होगी उसको मैं लूँगा सेंसिबल हीट। और यदि मैं बात करूँ 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लो ये आइस है, इसको मैं वाटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, टेम्परेचर वही है लेकिन फेज चेंज हो गई, तो उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट फेज चेंज के लिए होती है और टेम्परेचर डिफरेंस की के लिए सेंसिबल हीट होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से T डिग्री तक हीटअप कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सी हीट देंगे, सेंसिबल हीट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। When water at atmospheric pressure is heated from 30 to 75 degrees Celsius, then the heat absorbed is known as। अभी हमने डिस्कस किया था जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट होती है वो सेंसिबल हीट होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे फेज चेंज की बात की होती तो वहाँ पे आंसर लेटेंट हीट हो जाता। ट्रिपल पॉइंट इज, तो ट्रिपल पॉइंट कहाँ क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, आंसर तो आपका बी हो जाएगा, द पॉइंट वेयर 3 फेजेस एग्जिस्ट टुगेदर। एक होता है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होता है, P + F = C + 2 होता है। ये गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला है, यदि आपको नहीं पता है तो इसको आप याद कर लीजिए। P यहाँ पे क्या है, फेज है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यदि मैं बात करूँ वाटर की ट्रिपल पॉइंट पे, तो ट्रिपल पॉइंट पे फेज कितनी होती है, 3 होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी है, और कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट तो एक ही है क्योंकि वाटर एक ही है, दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 0। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि ट्रिपल पॉइंट पे कितनी फेज एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ पे 0 फेज, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एग्जिस्ट करती हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 एग्जिस्ट करती हैं, फेज जो है वो तीनों एग्जिस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।